हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल पोइट्स। पहला पार्ट में हम लोगों ने ट्रांजिशनल पोइट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, ट्रांजिशनल पोइट्स का जो एबिलिटी थी और फीचर्स थे वो देखा था। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजिशनल पोइट्स हैं जिनके बारे में। तो पहले ट्रांजिशनल पोइट्स हैं, उनका नाम है जेम्स मैकफर्सन, जिनका कार्यकाल रहा 1736 से 1796 ईस्वी तक। यदि हम इनकी बात करें तो ही वॉज एनोदर फॉरगिवर लाइक चार्ल्टन, दो हिज वर्क वॉज नॉट ऑल टुगेदर बेसलेस। यद्यपि इनका जो काम था वो बेसलेस नहीं था, काम जो थी वो बेस पे था। एक बेसिकली जो एक आइडियोलॉजी थी, एक पर्पस के तहत इनका वर्क था। फिर कह रहे ही फर्स्ट अचीव्ड फेम विथ फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री। शुरू में एंशिएंट पोइट्री के रूप में या एंशिएंट पोइट्री के लिए जाने गए, फेमस हुए। कलेक्टेड इन हाईलाइटेड हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द गैलिक लैंग्वेज, और एड्स लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया जो पुरानी एंशिएंट लिटरेचर था उन्हें, और उसके लिए ये जाने गए बेस के फॉर्म में। फिर कह रहा विच वेयर फॉर गिवेन आउट टू बी अ जेन्युइन रिमाइंड्स ऑफ एंशिएंट स्कॉटिश पोइट्री। एंशिएंट स्कॉटिश पोइट्री किन्होंने ट्रांसलेट किया। लेटर बाद में चलकर ही प्रोड्यूस्ड अ फंगल एंड इपिक पोएम। एक उन्होंने पोएम लिखा जिसका नाम फंगल था, जो कि इपिक पोएम था इन 6 बुक। उसके 6 वॉल्यूम थे, 1762 ईस्वी उन्होंने लिखा। फिर देन उसके बाद टरमोरा एंड इपिक पोएम इन 8 बुक्स। 1763 ईस्वी में दोबारा एक किताब लिखा जिसमें 6 के बाद 8 बुक्स था, जिसका नाम था टरमोरा। फिर उन्होंने लिखा मैकफर्सन असर्टेड, सहमत दिए, दैट दीज 2 पोएम्स, कौन कौन से पोएम? तो एक था फंगल और दूसरा था टरमोरा। These 2 poems were the genuine works of Gaelic band and 3rd century of the 3rd century, 3री शताब्दी में लिखा गया था। Named Ocean, and that we had given their literal translation in prose, और उसका ट्रांसलेशन भी आगे चलकर किया गया। अब है थॉमस ग्रे। ग्रे वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्न मैन ऑफ यूरोप। ग्रे जो थे यूरोप के उन दिनों बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। ग्रे साहब जो थे उस समय के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे यूरोप में। एंड ही वाज ऑल्सो अ जेन्युइन पोएट, वो वास्तविक कवि भी थे। बट लेकिन हिज पोएटिक प्रोडक्शन इज लैमेंटेबली स्मॉल। लैमेंटेबली का मतलब होता है पछताना, तो पछतावा है कि वो छोटा छोटा पोएम लिखते थे। जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, सम मिसलेनियस पोएम एंड द इलेजी लिखते थे। पहला था जेम्स मैकफर्सन, दूसरा है ग्रे साहब। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ स्ट्रेट जैक्टेटेड क्लासिसिस्ट। क्लासिस्ट का मतलब हमने पहले ही बताया, वैसे कवि जो पुरानी परंपराओं में जीते थे और पुरानी परंपराओं के बारे में लिखा करते थे। एंड इंडेड एज अ जेन्युइन रोमांटिक, और अंत में वो क्या बन गए? जेन्युइन रोमांटिक पोएट बन गए थे, नेचर के बारे में लिखने गए थे। हिज वर्क, उनका रचना, अकॉर्डिंग टू हडसन कहते हैं कि इज अ काइंड ऑफ एपिटोम ऑफ द चेंजेस विच वेयर कमिंग ओवर द लिटरेचर ऑफ हिज टाइम। ये एग्जाम्पल के रूप में रह गए लोगों के लिए कि देखो क्लासिस्ट थे, लेकिन बाद में चल के ये प्योर रोमांटिक्स बन गए, रोमांटिसिज्म को विश्वास कर लिया और रोमांटिक हो गए। हिज फर्स्ट अटेम्प्ट्स द अलायंस ऑफ द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एंड द ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट्स of Eton College were classical in spirit
इनका जो स्पिरिट था इन क्लासिकल था, एंड द फर्स्ट मेंशन्ड इवन इन इट्स यूज ऑफ द हेरोइक कपलेट। इन्होंने हेरोइक कपलेट का क्या किया, यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे जो राइटर हैं वो है विलियम कॉलिंस। बस 2 राइटर और बच रहे हैं। विलियम कॉलिंस के बारे में यदि हम बात करें तो विलियम कॉलिंस जो हैं, विलियम कॉलिंस 1721 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक इन्होंने लिखने का काम किया। और विलियम कॉलिंस के बारे में देखिए, हम देखते हैं, करा कॉलिंस वर्क इज एज थिन एज बक एज ग्रे। कर एज थिन इन बक एज ग्रे, ग्रे के तुलना में ये बहुत पतले भी थे। एंड करा इट डज नॉट एक्सटेंड टू मच मोर देन 1500 लाइन। 1500 लाइन से ज़्यादा इनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं थी जिसमें हो। He combines in himself the neoclassic and romantic elements। इन्होंने दोनों पर जोर दिया, नियोक्लासिज्म को और रोमांटिसिज्म को। यद्यपि he is not without a specific manner which is all his own। इनकी अपनी कोई मैनर खास नहीं थी, लेकिन फिर भी on the one hand he provides numerous example of poetic diction। भाई पोएटिक डिक्शन क्या होता है? तो पोएटिक डिक्शन का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, और पोएटिक यानी काव्य भाषा में लिखी गई। एट इट्स वर्स्ट ऑन द अदर ही डिलाइट इन हाईली रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ शैडोज एंड सुपर नेचुरल। इन्होंने इमेजिनेटिव चीज़ों को भी लिखना प्रारंभ किया अपने पोएटिक डिक्शन में। सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल वर्ड्स को जो है और वर्ल्ड ऑफ शैडोज के रूप में जो है डिलाइटफुली अन्य चीज़ों को जोड़ने का काम किया। रोमांटिक में नेचर से जोड़ा। एंड हिज ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस। बाबू सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। उन्होंने अपने ओड में अंधविश्वास को जोड़ा। ऑन हाईलैंड्स फोरलैंड्स करा है। फॉर शैडोज द वर्ल्ड इन विच कॉलरीज। एस.टी. कॉलरीज को याद कीजिए, डिलाइटेड। जैसे एस.टी. कॉलरीज जो है अपने सारे वर्क्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट देते थे और इमेजिनेटिव बातों को दिखाते थे, उसी तरह कॉलिंस साहब भी जो है सुपर नेचुरल चीज़ों को दिखाएं। ही चीफली नोन फॉर हिज ओड्स, और ये अपने मूल रूप से ओड के लिए जाने गए। इनके ओड्स के लिए जाने गए क्योंकि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट का चर्चा किए और अंधविश्वास को दिखाने का कोशिश करा। फिर है विलियम कॉपर जो 1731 से 1800 ईस्वी तक रहा। 1731 से 1800 ईस्वी तक रहा। करा ही सेज, कैप्टन कहते हैं, कैप्टन रिकेट कहते हैं कि ही इज ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। ये कह रहे हैं कि मिक्सचर थे दोनों का, ओल्ड का भी और न्यू का भी, इनमें दोनों गुण पाया जाता था। बीच करा विथ मच ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओल्ड एंड समथिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ न्यू। सीधा सा बात है, मैंने पहले ही कहा कि जो ट्रांजिशनल पोएट थे उनमें दोनों गुण था। पुरानी परंपरा को भी ये भूल नहीं पाए थे, इग्नोर नहीं कर पाए थे, और नई परंपरा यानी रोमांटिसिज्म को भी ये लोग लिखा करते थे, तो इसलिए इनमें भी ये क्वालिटी थी। इन हिज सैटायर्स ही इमिटेटेड, उन्होंने नकल किया द मैनर ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप को कॉपी किया। बट लेकिन हिज ग्रेटेस्ट पोएम द टास्क, याद रखना है ये इनका पोएम था, द टास्क इज ऑल हिज ऑन, इनका अपना था, इसमें पोप का कोई एलिमेंट नहीं था। इट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। कंटेन्स द फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड, विच इंडिकेट्स हिज लव ऑफ द नेचर एंड सिंप्लिसिटी। ये VVI लाइन भी है कि गॉड ने बनाया कंट्री को और कंट्री मैन मेड, विच इंडिकेट्स हिज लव ऑफ नेचर, कि भगवान आदमी को बनाया भगवान करा है और आदमी ने क्या बनाया, कंट्री बनाया। तो ये चीज़ों को, ये फेमस लाइन है इसका। हाउएवर जो भी हो, द क्लासिकल एलिमेंट इन हिम इज मोर प्रीडिमिनेंट देन द रोमांटिसिज्म।
फिर भी विलियम कॉपर की यदि बात की जाए तो इनमें जो स्पिरिट था वो रोमांटिक से ज़्यादा क्लासिकल स्पिरिट था, पुरानी चीज़ों का ज़्यादा ये ध्यान रखते थे। नेक्स्ट अब एक और आपके पोइट है जिनको आप पढ़ेंगे, विलियम ब्लैक, और ये लास्ट है। विलियम ब्लैक साहब को देख लेते हैं एक बार। विलियम ब्लैक साहब की यदि बात की जाए तो विलियम ब्लैक साहब क्या कहना है इनका, जरा देखिए। विलियम ब्लैक क्या कहते हैं, विलियम ब्लैक 1757 से 1827 ईस्वी तक इनका अपना कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने लिखा और जो भी चीज़ें हैं। तो विलियम ब्लैक वॉज एन आउट रिवेल अगेंस्ट ऑल द सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी कन्वेंशंस, यानी ये विरोधी थे किसका, क्लासिज्म का। ये एकदम विरोध में थे क्लासिज्म का, पुरानी परंपराओं का विरोध करते थे ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का। इट इज विथ कंसिडरेबल inaccuracy that he can be included among the transitional poets or the precursors of romantic revival। ये लोग कहा कि इसको इंक्लूड करा भी जाए कि नहीं किया जाए, ये तो प्योर रोमांटिक है, ये तो विरोध कर रहा है फाइनली किसका, क्लासिज्म का। एज इन मैनी वेज, लेकिन कई तरीके से, ही इज इवन मोर रोमांटिक देन रोमांटिक पोएट्स। तो रोमांटिक थे लेकिन कह रहा है मोर रोमांटिक देन रोमांटिक पोएट्स से थोड़ा अलग थे। द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड मोस्ट लॉनली ऑफ ऑल पोएट्स, अकेले रहने वाला और बिना डिसिप्लिन का ये आदमी थे, कवि थे। ही लिव्ड इन हिज ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। पीपल बाय पैंथॉम्स एंड स्पेक्टेटर्स whom he treated as more real than the humdrum realities of the physical world। उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था ये फिजिकल दौड़ धूप और